चलिए, लिक्विडिटी रेशियो खत्म करने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों लिवरेज रेशियोज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम के रेशियोज है। प्लीज इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो रेशियो है, सबसे ज्यादा आईएमपी और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अगर कोई रेशियो है तो वो है डेट इक्विटी रेशियो। वो है डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले हम हर एक रेशियो के फॉर्मूला ही देखेंगे। बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो को जरा ध्यान से समझिए। इसको शॉर्टली कभी डीई रेशियो भी आप लिख सकते हैं। द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। इट इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। बिजनेस में जितना भी डेट है उसको इक्विटी से डिवाइड कर दो तो आपका फॉर्मूला बनता है। राइट, इसमें डेट जो हम लेंगे वो कौन सा डेट होगा, तो प्लीज बच्चों याद रखना, ये लॉन्ग टर्म डेट की बात करनी है हमें। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मतलब डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गई, लॉन्ग टर्म टर्म लोन हो गई, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आएगा। और व्हेन आई टॉक अबाउट इक्विटी, दैट सिंपली डज नॉट मीन that simply does not mean equity share capital, rather than I should put equity fund। ये एक बहुत ज़रूरी वर्ड है बच्चों, क्योंकि इक्विटी लिखने से बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि सर सिर्फ बैलेंस शीट में दी हुई इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। नो, मैं खाली इक्विटी शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इक्विटी फंड की। और इक्विटी फंड के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। इक्विटी फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो फ्री नेचर का होगा वो सभी रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा। और प्लस इसके अंदर अगर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? सो व्हेन आई टॉक अबाउट इक्विटी फंड, इट डज नॉट मीन ओनली इक्विटी, इसमें हर तरह की ओनर कैपिटल आ जाएगी। तो इक्विटी भी ओनर्स का होता है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो भी ओनर्स का ही होता है, उनके ही हिस्से का होता है। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी एक तरीके से ओनर्स कैपिटल ही माना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आ जाएगी इक्विटी फंड के अंदर, और तब आपको मिलेगा डेट इक्विटी रेशियो का आंसर। देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल है। कंपैरिजन ऑफ ओनर्स एंड आउटसाइडर्स फंड। कुछ पैसा अपने लोगों का होता है, ओनर्स का होता है, एंड कुछ पैसा ऐसा है जो हमें चुकाना है, बाहर वालों का है। इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर ये हाई रेशियो आता है तो हायर फाइनेंशियल रिस्क बताता है। राइट, हाई रेशियो, एक एग्जांपल लेके अगर देखें, आपके पास डेट 5 लाख रुपीस है और उसके सामने मान लो इक्विटी सिर्फ 3 लाख रुपीस है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। आपका जो डेट इक्विटी रेशियो आएगा वो गिनूंगा तो इसका मैं आपको आंसर से बता पाऊंगा 1.67 आएगा। अब लिसन टू मी केयरफुली। 1 rupee is a owner's fund, and in front of that 1.67 is borrowed fund। खुद का पैसा 1 रुपया है, इसको 1.67:1 भी लिख सकते हैं ना। खुद का पैसा सिर्फ 1 रुपया है और वो खुद के 1 रुपए के सामने, खुद के 1 रुपए के सामने आप देखो तो 1.67 का तो आपका डेट है। मतलब कि खुद के पैसे से ज्यादा बाहर वालों का पैसा है। अब बाहर वालों का पैसा मुफ्त तो होता नहीं है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ जाएगा ना बच्चों। तो इससे आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ये बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। राइट, एंड अगर ये लो आता है तो इसका मतलब कि लो फाइनेंशियल लिवरेज है। अच्छा, इसी चीज को हम फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि किसी क्वेश्चन में आपको कहे कि कंप्यूट द फाइनेंशियल लिवरेज द फर्म इज एंजॉइंग, तो वो फाइनेंशियल लिवरेज में कई बार डेट इक्विटी रेशियो भी गिनना पड़ सकता है। राइट, फाइन। एक और फॉर्मूला कई बार बुक वाले देते हैं या लगाया जाता है। लकीली ये फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल करना होता है आईसीएआई आपको एक्सप्रेसली ये इंफॉर्मेशन दे के बता देती है, बट वो भी वैलिड फॉर्मूला है। हम वैसे इसको इस्तेमाल तभी करेंगे जब आईसीआई बोलेगी। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू, जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें कई बार बुक क्या लिखती है, बुक लिखती है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। क्या लिखती है बुक? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी।
डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो ये आपका हो जाता है डेट इक्विटी रेशियो का एक दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, ये अगर रेशियो आपका मान लो, ये आपका रेशियो अगर 2:1 आया तो इसका मीनिंग क्या होगा? 1 रुपया इक्विटी है तो 2 रुपया उसमें से 2 रुपया डेट है, यानी बिजनेस की टोटल कैपिटल 3 रुपया है। लिसन टू मी केयरफुली, आई एम पुटिंग इट इन अ सिंपलेस्ट मैनर। इफ द रेशियो इज 2:1, व्हाट इट मीन्स? Out of total capital of 3 rupees, 2 rupee is a debt and 1 rupee is equity. But here the same ratio in this scenario would be 2:3. ये सेम रेशियो 2:3 के फॉर्मेट में आएगा। इंटरप्रिटेशन अगेन रिमेन सेम कि टोटल 3 रुपी की कैपिटल बिजनेस में लगी है, डेट और इक्विटी मिला के उसमें से 2 रुपया डेट का है। तो दोनों का गिनने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन तो सेम ही है। ये ग्रीन वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? जब आईसीएआई एक्सप्रेसली इसके बारे में जब कुछ कहेगी तब, वरना ये ग्रीन वाला फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है बच्चों। आउट आफ्टर डेट इक्विटी रेशियो द नेक्स्ट इज कुछ उससे मिलता जुलता रेशियो है, जो है कैपिटल गियरिंग रेशियो। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, सीजी रेशियो इसे कहा जाता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कभी कभी इसको सीजीआर भी कहते हैं। अब जो चाहे लिख सकते हैं, एग्जाम में हो सके उतना पूरा लिखना अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए, ऊपर की तरफ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर की तरफ है फिक्स चार्ज बेरिंग फंड्स, ऊपर की तरफ है फिक्स चार्ज बेरिंग फंड्स, और नीचे की तरफ जो आएगा, ऊपर की तरफ था फिक्स चार्ज बेरिंग फंड्स और नीचे की तरफ आएगा वो आएगा इक्विटी कैपिटल या इक्विटी फंड। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना होगा मेरे बच्चों। हमने अभी जो डेट इक्विटी रेशियो देखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विटी फंड के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाती है, और वो सही भी था। इक्विटी फंड यानी कि ओनर्स फंड, एंड ओनर्स फंड के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी ओनर का ही पैसा होता है। बट ये जो रेशियो है इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जो ऊपर वाला फिक्स चार्ज बेरिंग फंड था, इसमें जो ऊपर वाला फिक्स चार्ज बेरिंग फंड हमने जो लिखा था, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? तो इसके अंदर जैसे कि डिबेंचर आ जाएगा, राइट, लॉन्ग टर्म डेट होता है ये, प्लस इसके अंदर हो सकता है कि लोन्स आ जाए, टर्म लोन्स आ जाए, प्लस इसके अंदर कोई भी और तरह का अगर लॉन्ग टर्म डेट है तो वो आ जाएगा, एंड प्लस वेरी इंटरेस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी के अंदर आएगा। प्लीज ध्यान देना, ये बहुत ही आपको समझने वाली बात मैं यहां पे कर रहा हूं कि अगर आप कैपिटल गियरिंग रेशियो गिन रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स फंड में नहीं गिना जाएगा, लेकिन उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपको फिक्स चार्ज बेरिंग फंड में गिनना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में जनरली तो हमें फिक्स डिविडेंड ही देना पड़ता है ना। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भी बोला हो तो आपको प्रेफरेंस शेयर को क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही मानना होगा। एंड क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसके ऊपर आपको डिविडेंड चुकाना ही पड़ता है। अगर आप इस साल डिविडेंड नहीं चुका पाए तो अगले साल डिविडेंड 2 साल का एक साथ चुकाना पड़ेगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि फिक्स चार्ज बेरिंग फंड में प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा, और इसके अंदर जब हम इक्विटी फंड की बात करेंगे, तो इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही, राइट, प्लस इसके अंदर आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेकिन इसमें प्रेफरेंस आएगा नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दोनों रेशियो में बताना चाहता हूं कि जब आप इक्विटी फंड गिनो तो कभी कभी अगर आए तो उसमें से आपको फिक्टिशियस एसेट को माइनस करना पड़ेगा। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं कि ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। जनरली तो सवालों में आता नहीं है, बट हो सकता है कि किसी बैलेंस शीट में आ जाए, तो यहाँ से भी मैं लिखना चाहूँगा, एक्चुअली नॉट फ्रॉम हियर, मैं इक्विटी फंड में से लिखना चाहूँगा, माइनस आपको करना है फिक्टिशियस एसेट। आई एम श्योर अकाउंट अगर आप थोड़ा सीखे हो तो आपको फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में मालूम है। कई बार क्या होता है बच्चों, एक बैलेंस शीट के अंदर जो अपनी एसेट साइड होती है, ध्यान से समझना,
एक तरफ है हमारी लायबिलिटी साइड और एक तरफ है एसेट साइड। कई बार जो एसेट साइड होती है उसमें कुछ चीज़ें आ जाती है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखा होता है, या लाइक इसके अंदर कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का कुछ अकाउंट आया होता है, या कई बार आप सबने ये तो देखा ही होगा एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आए होते हैं। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब मेरे साथ साथ समझते जाइए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब बिजनेस का लॉस होता है, बिकॉज ये सब का डेबिट बैलेंस है और ये सब बिजनेस का लॉस होता है, और ये लॉस एक्चुअली इक्विटी वालों में से ही कटता है। तो अगर ऐसी कोई फिक्टिशियस एसेट आपको दी है, अगर आप देखते हो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ऐसी कोई नेगेटिव बैलेंस वाली चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उस नेगेटिव बैलेंस वाली चीज़ों को भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको माइनस नहीं करोगे तो भी आंसर आपका गलत आएगा। तो ध्यान रखिए, इक्विटी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट अगर है तो। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी फंड में कैपिटल गियरिंग रेशियो के वक्त नहीं आएगा, वो फिक्स बेरिंग चार्ज फंड में जाके मिक्स हो जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कहता है। Comparison of the fund which entitled for a fixed commitment with that fund या with those funds which are not entitled for fixed commitment। ये नीचे वाला जो बेचारा इक्विटी वाला है, राइट, इसका कितना शांति, कितना अच्छा। ये कहता है कि देखिए, कंपनी अगर अर्न करेगी ना, और अर्न करने के बाद भी इंटरेस्ट चुका के, प्रेफरेंस डिविडेंड चुका के, अगर कंपनी के पास कुछ बचा तो ही इक्विटी वाले उसमें से अपना हिस्सा मांगेंगे। अगर कुछ बचा तो ही इक्विटी वाले अपना हिस्सा मांगेंगे। अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी वाले कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो इक्विटी वाले सच में अपने होते हैं और ये फिक्स चार्ज बेरिंग फंड वाले सब पराये होते हैं। ये हम कमाए कि ना कमाए, उनका पेट तो भरना ही पड़ेगा, उनको तो हमें इंटरेस्ट या जो भी फिक्स कमिटमेंट का वादा किया था वो देना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, राइट, कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स बेरिंग फंड में चला जाएगा। इसे हम बेटर वर्जन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस वाले होते हैं ना बच्चों, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना होने का एक दिखावा करते हैं, अपने होते नहीं है। उनको भी तो क्या अपना डिविडेंड चाहिए ही चाहिए इंटरेस्ट की तरह। अब चाहे नाम आप कुछ भी दे दो, आप इंटरेस्ट का नाम दे दो या डिविडेंड का नाम दे दो, फिक्स चार्ज तो लग जाता है ना बिजनेस के ऊपर। मतलब जैसे डिवेंचर के लिए कमाई करनी ही पड़ेगी, वैसे प्रेफरेंस वालों के लिए भी कमाई तो बिजनेस को करनी ही पड़ जाएगी। इस वजह से ये प्रेफरेंस वाले अपना होने का दिखावा करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन सच में वो अपने होते नहीं है। और यहाँ पे इस बात को पकड़ लिया गया है और इसीलिए इसे कहते हैं बेटर वर्जन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। हाई गियरिंग मीन्स हाई रिस्क, हाई फाइनेंशियल रिस्क, ये तो समझाना बहुत ही ईजी है। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद बच्चों नेक्स्ट जो अपना रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए बच्चों, मैं वो सब रेशियोज ले रहा हूं जो रेशियोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सम्स में बहुत ही ज्यादा आते हैं, राइट। चलिए इसका फॉर्मूला लिखता हूं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला भी काफी फेमस है और काफी सारे क्वेश्चंस में आता है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, आपको लिखना है ऊपर की साइड में प्रोप्राइटर्स फंड आएगा या प्रोप्राइटर फंड आएगा, डिवाइडेड बाय आपको लेना है टोटल एसेट्स, डिवाइडेड बाय आपको लेना है टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए मैं दोनों की डेफिनेशन भी करता हूं कि प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या होगा। प्रोप्राइटर्स फंड का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी आएगा प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, आई एम श्योर अब आप समझ जाएंगे, प्लस इसके अंदर प्रेफरेंस भी आएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें से फिक्टिशियस एसेट माइनस होगी। फिक्स एसेट ना लगे इसलिए इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें से जरूरत पड़ी तो माइनस करनी पड़ेगी। कौन सी एसेट बच्चों? फिक्टिशियस एसेट्स। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, आर एंड एस स्टैंड्स फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, पी स्टैंड्स फॉर इवन प्रेफरेंस इज ऑल्सो प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड, एंड माइनस अगर कोई नेगेटिव एसेट है तो वो फिक्स एसेट को माइनस करना पड़ेगा। नेगेटिव बैलेंस है अगर प्रॉफिट एंड लॉस का। टोटल एसेट्स का मीनिंग भी यहां पे ध्यान से समझना है। हम जो भी सम्स गिनेंगे,
कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि टोटल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट है, बट नो, यहाँ पे टोटल एसेट का मतलब होगा फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। Don't take fixed asset plus current asset, rather than take fixed asset plus working capital, और वर्किंग कैपिटल का मतलब हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, हम बैलेंस शीट को जो विजुअलाइज करते हैं प्रोपराइटर्स फंड में, वो कुछ ऐसे विजुअलाइज करते हैं, ध्यान से समझिए। बाजू में रफ बैलेंस शीट बनाता हूं, यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल है, यहाँ पे हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है ऐसा मान लिया जाए, या मान लो एक बार लॉन्ग टर्म डेट नहीं भी है ऐसा मान लिया जाए, होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे हमारे पास फिक्स एसेट होती है, जनरली करंट एसेट होती है और करंट लायबिलिटी होती है। बट जब हम प्रोपराइटर्स फंड की बात करेंगे तो इन दोनों का टोटल एसेट की तरह नहीं लेंगे। इसकी जगह पे ये जो करंट लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी साइड की आइटम है, उसे एसेट साइड से यहाँ माइनस कर सकता हूँ ना मैं। और जब ये एसेट साइड से माइनस होगा तो अब जो मेरी टोटल एसेट्स है वो आ जाएगी फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है वर्किंग कैपिटल। तो प्लीज ध्यान रखिए, हमें देखो 99% केस में आईसीएआई ने जब भी प्रोप्राइटरी रेशियो गिना है तो प्रोप्राइटर्स फंड इसी तरीके से लिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। एकाध क्वेश्चन में हो सकता है कि उन्होंने टोटल एसेट ले लिया हो, लेकिन वहां पे भी आंसर अपने तरीके से बेटर आता है, राइट। सो मैं जो अभी आपको कहता हूं, प्लीज आपको वही 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 फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। देखते हैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या कहना चाहता है। This ratio indicates the extent to which the total asset of the company are financed by the shareholders fund। देखिए ये हमारी जो एसेट है, इस एसेट का जितना बड़ा और जितना ज्यादा हिस्सा हमने अपने खुद की कैपिटल से फाइनेंस किया हो, उतनी बिजनेस की सॉल्वेंसी ज्यादा अच्छी है ना। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म डेट से भी थोड़ा बहुत देखिए, बैलेंस शीट तो रिफ्लेक्शन होता है, यहां से हमारा इनफ्लो ऑफ द फंड मिलता है, यहां पे हमारा आउटफ्लो ऑफ द फंड होता है। मतलब पैसा यहां से यहां पे गया, पैसा यहां से यहां पे गया, यही चीजें बैलेंस शीट बताता है। तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट से भी तो कुछ फाइनेंसिंग हुआ है, लेकिन हमें यही तो चेक करना है कि कितना लॉन्ग टर्म डेट से हुआ और कितना घर वालों के पैसों से यानी कि प्रोप्राइटरी फंड से हुआ। अगर हायर रेशियो मिलता है तो बिजनेस की हायर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो बिजनेस की टोटल एसेट जो मैंने ऐसे गिनी थी फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल से, वो 10 लाख रुपए आती है। 10 लाख रुपीज आर दी एसेट ऑफ बिजनेस, एंड प्रोपराइटर फंड मान लो 7,50,000 आता है, जैसे नीचे बताया वैसे सबका टोटल किया, तो हमारा प्रोपराइटरी रेशियो 0.75 आ जाता है। 0.75 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमारा पूरा बिजनेस 10 लाख की एसेट्स के ऊपर चल रहा है, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल 10 लाख की एसेट्स पे अगर चल रहा है, तो उस 10 लाख की एसेट्स में से 75 पैसा तो घर वालों का ही है। 75 पैसा तो घर वालों का ही है, यानी कि प्रोपराइटर का ही 75 पैसा है, ऐसा प्रोपराइटरी रेशियो कहता है। तो ये एक अच्छी सॉल्वेंसी हुई। टोटल एसेट में से अगर 75 पैसा हमारा हो, 25 पैसा बाहर वालों का हो, तो हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी या लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी अच्छी रही ना। कॉमन सेंस है, तो ऐसे बिजनेस पे भरोसा ज्यादा जल्दी लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकता है। तो ये था बच्चों हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। आई एम श्योर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है बच्चों, वो है कवरेज रेशियोज। ये भी इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। इन कवरेज रेशियो सबसे पहला जो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं, बहुत ही कॉमन सेंस वाले फॉर्मूला होते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे बनाना चाहता हूं। देखिए बच्चों, हम जब बिजनेस में सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट कटता है, उसके पहले के स्टेज को हम क्या कहते हैं, उसे हम ईबीआईटी कहेंगे, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहेंगे। इसके बाद जो कटता है पीएनएल में, वो इंटरेस्ट कटता है, राइट। और इसके बाद जो हमें मिलता है वो अर्निंग्स बिफोर टैक्स मिलता है। अगर टैक्स है तो फिर टैक्स कटता है,
फिर हमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मिलता है, उसमें से अगर हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड का फिगर कटता है, एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कटने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कुछ जनरल इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एफएम के अंदर बनता है, राइट। सो इसके अंदर अगर मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो इंटरेस्ट जिस स्टेज पे कट रहा है ना, उसी के दो उसी के दो ऊपर वाला फिगर और ये जो नीचे वाला इंटरेस्ट का फिगर है, इन दोनों का यूज करके ही कवरेज निकलता है। एक फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को आईसीआर कह दूंगा मैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, आपको लिखना है इंटरेस्ट। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, आपको लिखना है इंटरेस्ट। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ये ऐसा कहना चाहता है कि आप इंटरेस्ट का जो कमिटमेंट लेके बैठे हो उसे कितनी बार कवर कर सकते हो। और इतना ध्यान रखना, इंटरेस्ट कोई भी कवरेज रेशियो गिनना हो, कवरेज रेशियो हमेशा किसी ना किसी एक्सपेंस का होता है। तो किसी भी एक्सपेंस का अगर आपको कवरेज रेशियो गिनना हो तो वो बराबर उसी स्टेज पे गिना जाता है जिस स्टेज के बाद तुरंत वो एक्सपेंस कटता है, या जिस स्टेज के बाद उसी एक्सपेंस को कटने का टाइम आ जाता है। एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादा आइडिया आएगा। सपोज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5 लाख रुपीज, राइट। एंड आपका इंटरेस्ट का जो कमिटमेंट आप लेके बैठे हो, इंटरेस्ट का जो आप कमिटमेंट लेके बैठे हो, वो मान लो आप 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट का कमिटमेंट लेके बैठे हो। तो 25,000 नहीं लेते, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते, 1,50,000 का अगर आप इंटरेस्ट का कमिटमेंट लेके बैठे हो, तो बच्चों आप क्या कह सकते हो, 5 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, दैट गिव्स यू 3.33 टाइम्स। क्या मीनिंग हुआ इसका बच्चों? मान लो अगर आप बैंक के पास से लोन लेने गए हो, तो आप बैंक को जाके क्या कह सकते हो कि बैंक तू चिंता मत कर, तुझे जितना इंटरेस्ट चुकाना है उससे 3.33 टाइम्स तो मेरी कमाई है। मतलब मैं बैंक को एक बार दो बार नहीं, 3.33 टाइम्स कवर कर सकता हूं। मैं बैंक के इंटरेस्ट को इट्स लाइक एन गिफ्ट रैप करने की बात करूं, तो मेरा मान लो इंटरेस्ट का एक अमाउंट है, एक बॉक्स है वो इंटरेस्ट का, उसको मैं 3 बार रैप कर सकूं, इतने मेरे पास पेपर है। मतलब कि 3 बार उसे कवर कर सकूं, इतना मेरे पास इंटरेस्ट चुकाने का फंड है। सो इट शोज अ वेरी सेफ पोजिशन टू द बैंक, राइट। सो कवरेज रेशियो मतलब सिंपल ये हुआ कि जो भी आपका फिक्स्ड कमिटमेंट है एक्सपेंडिचर का, उस एक्सपेंडिचर के फिक्स कमिटमेंट को आप कितनी बार कवर कर सकते हैं, उस फिक्स एक्सपेंडिचर के कमिटमेंट को आप कितनी बार कवर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, कवरेज रेशियो जिस जिस स्टेज के बाद एक्सपेंडिचर कटने वाला हो उसी स्टेज पे गिना जाता है। सो बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों ईबीआईटी पे गिना? क्योंकि ईबीआईटी में बाद में इंटरेस्ट ही कटने वाला है। तो अगर हो सकता है कि ईबीआईटी बराबर उतना ही बचा हो जितना इंटरेस्ट हो, तो वो जीरो हो जाएगा फाइनली। मान लो 50,000 रुपये का ईबीआईटी बचा है, नीचे 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे चुकाना है, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर भी तो वन टाइम कवरेज हो गया कि नहीं हो गया? मतलब मैं उतना ही अर्न करता हूं जितना मुझे चुकाना है। वन टाइम कवरेज का मीनिंग क्या होगा? इफ यू हैव टू पे 50,000, यू आर अर्निंग 50,000, द कवरेज इज ओनली वंस। तो ये जितना बड़ा फिगर आएगा ना, हाई कवरेज, उतना ही सामने वाले को, जिसको हमें एक्सपेंस चुकाना है, उसको ज्यादा सेफ्टी फील होगी। सो इंटरप्रिटेशन इसका क्या है? ये टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो है, कितना टाइम आपने इंटरेस्ट अर्न किया वो बताता है। इट शोज कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स इंटरेस्ट कमिटमेंट। फर्म का इंटरेस्ट पे करने का कमिटमेंट कितना है। एंड हाई रेशियो मीन्स हाई कैपेसिटी। हाई रेशियो मीन्स हाई कैपेसिटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बाद उसके जैसा ही दूसरा एक है, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। अगर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, तो बोलो बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो कौन से स्टेज पे गिना जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बेस पे गिना जाएगा। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं पीडीसीआर, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इज इक्वल टू
ऊपर की साइड पे आपको लेना पड़ेगा, सॉरी नॉट प्रेफरेंस डिविडेंड, हाउ कैन आई टेक दिस, ये तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऊपर की साइड आपको लेना पड़ेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ईएटी का मीनिंग क्या है बच्चों? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय आपको लेना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। ये भी आपको यही बताता है कि प्रेफरेंस वालों को आप कितना टाइम्स कवर कर रहे हो। जो प्रेफरेंस वालों को फिक्स्ड कमिटमेंट आपको चुकाना है, उस फिक्स कमिटमेंट के सामने कितना गुना आपकी अर्निंग्स है, उस फिक्स कमिटमेंट के सामने कितना गुना आपकी अर्निंग्स है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो आपको बताता है बच्चों। अब बात को जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहले तो मैं ईएटी का मीनिंग लिख देता हूँ। ईएटी जो है वो ऐसे आपको याद रह जाएगा, एफएम में आगे काफ़ी सारे चैप्टरों में ये आने ही वाला है, लेकिन अभी एक बार लिख देता हूँ मैं। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इसे कहा जाता है। आप चाहे तो ईएटी को एक दो बार लिखेंगे तो याद भी रह जाएगा। इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इट शोज द एबिलिटी टू पे, दिस इज अ गुड वर्ड, इट शोज द एबिलिटी टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की कितनी एबिलिटी है ये बताता है। एंड इट शोज सेफ्टी ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन गेटिंग देयर फिक्स्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ये कवरेज रेशियो अगर 4 टाइम्स आ जाए तो प्रेफरेंस वालों को जाके क्या बोल सकता हूं? प्रेफरेंस वालों, डोंट वरी एट ऑल, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुझे जो भी पेमेंट करना है उसका 4 टाइम्स तो मेरा अर्निंग्स है। मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ही 4 टाइम्स है जितना मुझे आपको चुकाना है। तो अगर मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी हुआ ना, तो भी आपका जो फिक्स कमिटमेंट मैंने अपने सर पे चढ़ाया है वो आपको मिलेगा और मिलेगा, राइट। सो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो के बाद एक और अच्छा सा कवरेज रेशियो हमें सीखना है, जिसे कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका शॉर्ट नेम एक DSCR भी है। ये बहुत ही फेमस रेशियो है। एंड इवन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की प्रैक्टिस करते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज एन MBA और ICWA, आपको जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, आपको जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी हर तरह के कवरेज रेशियो और ये डेट सर्विस रेशियो को देना पड़ता है। इसका फॉर्मूला लिखते हैं, DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, देखिए होगा क्या, ऊपर की साइड में जो आएगा ना वो आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इसमें मैं प्लस कर दूंगा इंटरेस्ट। क्यों प्लस करूंगा इंटरेस्ट? क्योंकि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स लाने से पहले इंटरेस्ट तो कट चुका होगा, तो उसमें इंटरेस्ट को प्लस कर दूंगा और इसमें प्लस कर दूंगा मैं सभी नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस में जनरली क्या आएगा उसके ऊपर ही अगर लिख दूं मैं, तो एक जनरली आपके सभी सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन आने वाला है नॉन कैश में, और कुछ नहीं आएगा। वैसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर में और भी खर्चे हो सकते हैं। पहले तो आप ये समझेंगे कि नॉन कैश होता क्या है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मीन्स सच एन एक्सपेंडिचर which are actually debited in profit and loss account to find out the right amount of profit on which the tax has to be paid। ये एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस तो किया होता है, लेकिन बिजनेस में से इस एक्सपेंस की वजह से किसी भी तरह का कैश या बैंक बैलेंस बाहर गया होता नहीं है। तो ऐसे नॉन कैश एक्सपेंडिचर है लाइक डेप्रिसिएशन। मैंने 5 लाख रुपए का मान लो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, तो उससे प्रॉफिट तो 5 लाख से कम हो गया। ये डेबिट क्यों किया? क्योंकि सही टैक्स अगर गिनना हो तो मुझे वो सब एक्सपेंडिचर को डेबिट तो करना ही पड़ेगा जिसको काटने के बाद टैक्स गिना जाता है। तो मैंने डेबिट करके किया तो सही, लेकिन देखो हुआ क्या, वो 5 लाख रुपीस मैंने माइनस किया, उसकी वजह से क्या मेरे बिजनेस में से कोई कैश बाहर गया? क्या मेरे बिजनेस में से कोई कैश बाहर गया? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। आपके बिजनेस में से कोई कैश बाहर नहीं गया, मतलब वो पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस की वर्किंग कैपिटल साइकिल में ही अभी भी छुपा हुआ है। तो क्या उस पैसे से मैं अपनी बैंक की लोन या बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं चुका सकता? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स चुकाया जा सकता है। और उसी फैक्ट को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंडिचर को यानी कि मेनली डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा बच्चों। आई होप यू आर नॉट ओनली मगिंग अप द फॉर्मूला बट गेटिंग द आइडिया ऑल्सो। डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा, राइट, इंटरेस्ट
जो मुझे चुकाना है प्लस प्रिंसिपल, यानी कि पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट मुझे लोन का लेना पड़ेगा। आप एक बात जानते हैं कि जब हम लोन को चुकाते हैं तो उसका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। खाली उसके अंदर इंटरेस्ट चुकाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, साथ-साथ में प्रिंसिपल भी चुकाना होता है। तो उन दोनों ही चीज़ों को आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। उन दोनों ही चीज़ों को आपको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट? और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? वही वापस अर्निंग आफ्टर टैक्स, देखो टैक्स कट गया, गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी पहले चुकानी पड़ेगी। इंटरेस्ट को एड बैक इसलिए किया क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट ले रहा हूं कवरेज देखने के लिए, तो न्यूमरेटर में इंटरेस्ट होना ही चाहिए ना। न्यूमरेटर में इंटरेस्ट होना ही चाहिए, तो ही तो सही कवरेज आएगा बच्चों। तो ये इंटरेस्ट को इसलिए प्लस किया क्योंकि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालते वक्त मैंने इंटरेस्ट को पहले माइनस कर दिया होगा। सी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वंस अगेन हियर। देखिए, जब मेरे को अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना था तो पहले ही मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया था। अब उसे एडबैक करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट का कवरेज देखना चाहता हूं तो नेचुरली न्यूमरेटर में वही पैसा होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट के लिए भी पैसा हो। तो मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया और मत भूलिएगा नॉन कैश एक्सपेंडिचर जैसे कि डेप्रिसिएशन को ऐड करना। देखो वैसे अगर कोई नॉन कैश इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस में गई है तो वो नॉन कैश इनकम भी आप यहां से चाहे तो माइनस कर सकते हैं। अभी मैं रेशियो का फॉर्मेट वही रखना चाहता हूं जो फॉर्मेट आईसीआई की ज्यादातर बुक्स में दिया होता है और इसीलिए मैं अपने हिसाब से रेशियो के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं वही रखना चाहता हूं रेशियो का फॉर्मेट जो कहीं ना कहीं आईसीआई की बुक में दिया गया है बच्चों। चलिए इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। It shows the ability to pay interest as well as principal, that is installment of the amount borrowed। क्योंकि बैंक को खाली इंटरेस्ट पे ही भरोसा हो ऐसा नहीं होता, उसको प्रिंसिपल का पैसा भी टाइम पे चाहिए होता है, राइट? और इसका आइडियल रेशियो बैंक के हिसाब से कभी 2 और कभी 1.5 होता है। ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की पोजीशन और आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर। आरबीआई अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सर्कुलर्स निकालती है जिसमें बैंक्स को ये डायरेक्शंस दी जाती है कि अभी इस टाइम पे अगर किसी को लोन आपको इश्यू करनी है तो उस लोन इश्यू करने के लिए कितना लगभग डेट सर्विस कवरेज रेशियो होना चाहिए। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आरबीआई के ऊपर। सो अभी एकेडमिक लाइफ के लिए इतना याद रखो कि 2 या तो 1.5 का अगर आपका रेशियो आ जाता है डीएससीआर तो वो बेस्ट माना जाएगा। तो आई एम श्योर ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। हमारे कवरेज रेशियो यहीं पे होते हैं खत्म।